डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम चैप्टर 24 पढ़ रहे थे जिसका नाम था एवोल्यूशन, और आज हमने एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है जो बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है। इसका नाम है एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। सबसे पहले आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फ़र्क क्या है। प्रोकैरियोट्स प्रोकैरियोटिक सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियर मटेरियल होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। और सिंपल वर्ड्स के अंदर हम फिर ये कह देते हैं कि जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर ना ही न्यूक्लियस होता है, ना ही डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज होते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, न्यूक्लियस भी होता है, और डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज भी होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। हमने ये पढ़ना है कि शुरू में दुनिया में प्रोकैरियोट्स आए थे और उन प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स कैसे बने। तो प्रोकैरियोट्स कब आए थे? फर्स्ट सेल जो दुनिया में डिस्कवर हुआ वो प्रोकैरियोटिक सेल था, और वो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले डिस्कवर हुआ, यानी 3.5 अरब साल पहले। और प्रोकैरियोट्स के अंदर आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आती गई और वो फिर प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स बन गए। और जब वो यूकैरियोट्स बने तो यूकैरियोटिक सेल हमारे पास कब आया? वो 1.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले आया। इट मींस इससे हमने क्या सीखा कि प्रोकैरियोटिक सेल 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले आया, और जो यूकैरियोटिक सेल है वो 1.5 बिलियन ईयर्स अगो आया, और 2 अरब साल यानी 2 बिलियन ईयर्स लग गए प्रोकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक सेल के अंदर कन्वर्ट होने में। अब प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में एक हाइपोथेसिस दिया गया जिसका नाम था वेंट हाइपोथेसिस। वो ये कहता है, हाइपोथेसिस क्या कहता है? हाइपोथेसिस ये कहता है कि जो पहले शुरू में जो प्रोकैरियोटिक सेल डिस्कवर हुए जो दुनिया पे रहते थे वो हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर रहते थे। हाइड्रो का मतलब है पानी, थर्मल का मतलब है गर्म, वेंट्स का मतलब है चश्मे, यानी वो गर्म पानी के चश्मों के अंदर रहते थे। और उन बैक्टीरिया का जो नाम था वो थे आर्कियोबैक्टीरिया। और वो कहाँ तक टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते थे? 120 डिग्री सेल्सियस तक, यानी जब पानी भाप बन रहा होता है तब भी वो टेम्परेचर, उतना टेम्परेचर भी बर्दाश्त कर सकते हैं। तो हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर सबसे पहले जो बैक्टीरिया डिस्कवर हुए जिनका नाम आर्कियोबैक्टीरिया था, जो 120 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं, वो हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर रहते थे। इसलिए इस हाइपोथेसिस का नाम क्या है? वेंट हाइपोथेसिस। और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वेंट हाइपोथेसिस। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल से जब हमने सोचा कि यूकैरियोटिक सेल में उन्होंने कन्वर्ट होना है तो उसके लिए 2 प्रोसेस तरतीब से हुए। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस होना शुरू हुई। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो ऑक्सीजन बनी उससे पहले एनारोबिक रेस्पिरेशन होती थी, तो बाद में क्या होना शुरू होगी? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अगर आपसे को पूछ ले कि प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल जो बने थे उसमें कितने प्रोसेस इन्वॉल्व थे, तो 2 प्रोसेस इन्वॉल्व थे। पहले प्रोसेस का नाम क्या था कि फोटोसिंथेसिस होना स्टार्ट हुई पहले, उस फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन बनी उससे एरोबिक रेस्पिरेशन होना स्टार्ट हुई, फिर वो प्रोकैरियोटिक एनवायरनमेंट जो था वो यूकैरियोटिक एनवायरनमेंट में कन्वर्ट हो गया। तो पहले पढ़ते हैं एवोल्यूशन ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स, कि सबसे पहले फोटोसिंथेसिस करने वाले प्रोकैरियोट्स बने। स्टार्ट में होता क्या था? ये जो शुरू में ये जो बैक्टीरिया रहते थे ना गर्म पानी के चश्मों के अंदर, इनके पास लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स थे, न्यूट्रिएंट्स बहुत कम थे, खुराक बहुत कम थी। आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरिया ने सोचा कि हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल है, हमारे पास न्यूट्रिएंट्स बहुत कम हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर दी। लेकिन उनकी फोटोसिंथेसिस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि उन्होंने जो फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट की वो अपनी फोटोसिंथेसिस में वाटर यूज नहीं करते थे। जैसे पौधे तो वाटर यूज करते हैं ना अब, लेकिन बैक्टीरिया ने वाटर यूज नहीं किया बल्कि H2S यूज किया एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। और उन्होंने ऑक्सीजन की बजाय सल्फर पैदा करना शुरू कर दी शुरू में। तो शुरू में एक तो लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स थे तो उन्होंने फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट की, और जो शुरू वाले बैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट की उन्होंने H2O की बजाय H2S यूज किया एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। बाद में वो भी H2O यूज करने लग गए, और जब H2O यूज करने लग गए तो उससे ऑक्सीजन पैदा होना शुरू हो गई, और जब ऑक्सीजन पैदा होना शुरू हो गई तो एवोल्यूशन हुई एरोबिक प्रोकैरियोट्स की, यानी जो ऑक्सीजन यूज करके रेस्पिरेशन करते हैं उनको एरोबिक प्रोकैरियोट्स कहते हैं। उन्होंने क्या किया? जैसे यानी मैंने पहले बताया कि पहले H2S यूज करते थे, लेटर ऑन उन्होंने वाटर को यूज करना स्टार्ट कर दिया एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, और फिर वही ऑक्सीजन हमारे इस एनवायरनमेंट में इकट्ठी होती रही। यानी ये देखें, पहले बैक्टीरिया जमीन पे रहते थे, उन्होंने H2S यूज की, उससे सल्फर पैदा होती थी, किसी का कोई फायदा नहीं था। बाद में बैक्टीरिया ने H2O यूज करके फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट की, उससे ऑक्सीजन पैदा होना शुरू होगी, और वो ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में इकट्ठा होना शुरू होगी, जिससे एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होगी। और वही ऑक्सीजन जब हमारे इन्वायरमेंट में ऊपर की तरफ चलेगी फिजा के ऊपर, तो ऑक्सीजन से जब एक और ऑक्सीजन का एटम ऐड होता है तो ओजोन बन गई। और ओजोन की लेयर आज भी हमारी अर्थ के बाहर मौजूद है, और ये ओजोन की लेयर कितने मिलियन ईयर्स अगो पहले बनी? 420 मिलियन ईयर्स अगो। ये एमसीक्यू आता तो आपको पता होना चाहिए। तो हम पढ़े थे एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। पहला सेल कब डिस्कवर हुआ, कितने साल पहले? पहला यूकैरियोटिक सेल कब डिस्कवर हुआ? 1.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले। वेंट हाइपोथेसिस क्या कहते हैं ये पता होना चाहिए। उसके बाद एवोल्यूशन करवाने के लिए 2 प्रोसेस इन्वॉल्व हुए, पहले फोटोसिंथेसिस होना शुरू हुई और फिर एरोबिक रेस्पिरेशन होना शुरू हुई। उसके बाद चलते हैं कि एवोल्यूशन हुई कैसे यूकैरियोट्स की, कि
प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स बने कैसे। फर्क आपको पता होना चाहिए, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फर्क किस चीज का है? दो चीजों का फर्क है। एक तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है। दूसरा, प्रोकैरियोट्स के अंदर डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज नहीं होते, यूकैरियोट्स के अंदर डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज होते हैं। यही हमने देखना है कि कैसे न्यूक्लियस और डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज कैसे बने हैं, उसको हमने एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो हाइपोथेसिस है। पहले हाइपोथेसिस का नाम है एंडोसिम्बियॉन्ट हाइपोथेसिस, दूसरे का नाम है मेम्ब्रेन इनवेजिनेशन हाइपोथेसिस। अगर हम एंडोसिम्बियॉन्ट हाइपोथेसिस की बात करें तो एंडो का मतलब है अंदर, सिम्बायोंट का मतलब है मिलजुल कर रहना, यानी सिम्बायोसिस, आपने एक रिलेशनशिप पढ़ा होगा सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस या सिम्बियोंट का मतलब है मिलजुल कर रहना। एंडो का मतलब है अंदर आके मिलजुल कर रहना, और हाइपोथेसिस जो दिया गया उसका नाम था एंडोसिम्बियॉन्ट हाइपोथेसिस। सो व्हाट इज एंडोसिम्बियॉन्ट हाइपोथेसिस, गौर से देखें, और उससे कैसे प्रोकैरियोट से यूकैरियोटिक सेल बना वो हम देखते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास एक प्रोकैरियोटिक सेल है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कोई डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज नहीं है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना? हुआ ये कि एक साथ करीब से एक हमारे पास फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया गुजर रहा था, यानी जो रेस्पिरेशन कर सकता था, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाला एक बैक्टीरिया साथ से गुजर रहा था, ये देखें, ये एक बैक्टीरिया साथ गुजर रहा था और वो एरोबिक बैक्टीरिया था। और एरोबिक बैक्टीरिया जब साथ से गुजर रहा था तो इस बैक्टीरिया ने उस बैक्टीरिया को रिक्वेस्ट की कि देखो तुम्हारा साइज छोटा है, मैं तुम्हें रहने की जगह देता हूं, तुम अपना काम जारी रखना। वो कहता ठीक है, मुझे फ़ायदा है, मुझे रहने की जगह मिल रही है फ्री में, मैं चला जाता हूँ, साथ रह लेता हूँ। तो ये जो एरोबिक बैक्टीरिया जा रहा था, यानी जो एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकता है, तो ये एरोबिक बैक्टीरिया ने क्या करना शुरू कर दिया? इसके साथ रहना शुरू कर दिया। जब ये एरोबिक बैक्टीरिया इसके अंदर आके मिलजुल कर रहना इसने शुरू कर दिया, तो ये एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस कहलाता है। क्या ये बाहर रह रहा है या अंदर आके रह रहा है? अंदर आके मिलजुल कर रह रहा है, इस वजह से इस हाइपोथेसिस को एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस कहते हैं। तो इस प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो एरोबिक बैक्टीरिया आके साथ रहना शुरू हो गया, इसने क्या बना दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। फिर एक और बैक्टीरिया गुजर रहा था जिसका नाम स्पाइरोकीट था। ये जो स्प्रिंग शेप्ड होता है, जो स्पाइरल शेप्ड होता है, इसका नाम था स्पाइरोकीट। इसने स्पाइरोकीट को भी रिक्वेस्ट की कि यार तुम अकेले हो, तुम छोटे हो बैक्टीरिया, मैं बड़ा हूँ, मैं तुम्हें साइट ऑफ अटैचमेंट भी देता हूँ, तुम मेरे साथ आके जुड़ के रहना शुरू कर दो। तो स्पाइरोकीट ने भी क्या किया? ठीक है, आप बड़े हैं, आपकी बात मान लेते हैं, आपके साथ आके रहना शुरू कर देते हैं। स्पाइरोकीट ने भी अंदर आके इसके अंदर जगह बनाई अटैचमेंट की, और ये अटैच हो गया अंदर वाली सर्फेस में, और इसने ऐसे बना दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, ये क्या कहलाया? फ्लैजेला। तो फ्लैजेला किस बैक्टीरिया से बना? स्पाइरोकीट से। माइटोकॉन्ड्रिया किससे बना? एरोबिक बैक्टीरिया से। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट कैसे बना? फिर एक और बैक्टीरिया करीब से गुजर रहा था जिसका नाम था साइनोबैक्टीरिया। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे, यानी ये ऐसे बैक्टीरिया थे जो फोटोसिंथेसिस कर सकते थे, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते थे। तो इस बैक्टीरिया ने इसको भी रिक्वेस्ट किया कि तुम्हारा साइज छोटा है, मैं तुम्हें रहने की जगह देता हूँ, तुम अपना काम करना शुरू कर देना, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया ने कहा ठीक है। साइनोबैक्टीरिया भी इसके अंदर आके उसने भी मिलजुल कर रहना शुरू कर दिया। तो ये देखें, अब ये जो साइनोबैक्टीरिया जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी थी, फोटोसिंथेसिस करना किस ऑर्गेनेली का काम होता है? क्लोरोप्लास्ट का। तो ये देखें, तो एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस से ही साइनोबैक्टीरिया जब अंदर रह के जाना शुरू हो गया तो क्लोरोप्लास्ट भी बन गया। तो पहले ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल था, अब इसी प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी बन चुका है, इसी प्रोकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट भी बन चुका है, इसी प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजेला भी बन चुका है। यानी अब ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या बन चुका है? यूकैरियोटिक सेल। और ये किस हाइपोथेसिस से प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल बना है? एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस के जरिए से, ठीक है। कि चीजें जो करीब से गुजर रही थी उन्होंने अंदर आकर मिलजुल कर रहना शुरू कर दिया, जिससे एक प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो पहला हाइपोथेसिस था, एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस। अब दूसरे हाइपोथेसिस की तरफ चलते हैं जिसका नाम है मेम्ब्रेन इनवेजिनेशन हाइपोथेसिस। मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस क्या कहता है कि एक जो प्रोकैरियोटिक सेल था ये वाला, उसकी मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होना शुरू होगी। इन्वेजिनेट का मतलब है अंदर की तरफ धंस जाना, अंदर की तरफ बेंड हो जाना। तो ये देखें, ये हाइपोथेसिस ये कहता है कि यहाँ से मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंस गई ऐसे, ठीक है। इसी तरह यहाँ से भी मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंस गई ऐसे, और यहाँ से भी एक मेम्ब्रेन का जो टुकड़ा है वो इधर से धंस के अंदर की तरफ, यानी ये मेम्ब्रेन जो थी प्रोकैरियोटिक सेल की वो इन्वेजिनेट हो गई। और बाद में क्या हुआ? बाहर से वो लेयर ऐसे ही आपस में मिल गई, ऐसे सेकंड प्रोसेस में वो मिल गई। जब वो मिल गई उसके बाद इन्होंने अपनी मेम्ब्रेन खुद बनाना शुरू कर दी, यानी वही प्रोकैरियोटिक सेल जो है, ये जो हिस्सा था उसने अपना अलग स्ट्रक्चर बना लिया, ये जो अंदर से इन्वेजिनेट हुई थी इसने अलग स्ट्रक्चर बना लिया, इसने अलग स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसके अंदर ये अगर क्रिस्टाई बन जाएंगे तो वो माइटोकॉन्ड्रिया बना देंगे, ठीक है। उसके अंदर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स बन गई तो उन्होंने क्लोरोप्लास्ट बनना शुरू कर दिया, ठीक है। उसी तरह हमारे पास और भी ऑर्गेनल्स बनना शुरू हो गए। तो ये देखिए, ये प्रोकैरियोटिक सेल की मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हुई और उससे ये ऑर्गेनेलिज बन गए, यानी प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हो गया। और ये किस हाइपोथेसिस के जरिए से कन्वर्ट हुआ? मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस से।
यानी वो उसने पहले क्या कहा, सिवरल मेम्ब्रेनस इन्वेजिनेशंस बनी, हमने देखा कि काफ़ी इन्वेजिनेशंस बनी और फिर उससे क्या बनना शुरू हो गया, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस बन गए। तो ये यहाँ भी प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हो गया, यहाँ भी प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हुआ। तो दो हाइपोथेसिस थे, दोनों ठीक हो सकते हैं। हो सकता है कि इस हाइपोथेसिस से बने हो प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स, हो सकता है इस हाइपोथेसिस से बने हो प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स। तो ये हमने आज यही पढ़ना था कि कैसे प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स बने। सबसे पहले हाइड्रोथर्मल वॉइंट्स का कॉन्सेप्ट यानी वेंट हाइपोथेसिस पता होना चाहिए, दो प्रोसेस जो इन्वॉल्व थे वो पता होने चाहिए, और उसके बाद दो हाइपोथेसिस, यानी या तो एक ख्याल था कि एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस से प्रोकैरियोट से यूकैरियोटिक सेल्स बने, या फिर उनका ख्याल था मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस से बने। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे ही प्रोकैरियोट से यूकैरियोटिक सेल बने, एक तो कंप्लेक्सिटी बढ़ गई, डाइवर्सिटी बढ़ गई, यानी वैरायटी ज्यादा आना शुरू हो गई। उसके बाद मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स बनना शुरू हो गए, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल मोस्टली यूनिसेलर होते हैं, लेकिन जब ये यूकैरियोटिक सेल्स बने तो ऑर्गेनिजम्स भी मल्टी सेलर बनना शुरू हो गए। फिर वो ऑर्गन जो सेल्स थे उनसे टिश्यूज बनना शुरू हो गए, ऑर्गन्स बनना शुरू हो गए, और फंक्शन भी बेहतर होता गया, एवोल्यूशन भी बेहतर होगी, ऑर्गेनिजम्स भी बेहतर आना शुरू हो गए, और हमारा एनवायरनमेंट भी बेहतर हो गया आहिस्ता आहिस्ता। तो सिंपल ऑर्गेनिज्म से कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इस तरह बने, और इस तरह प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक सेल की एवोल्यूशन हुई। वो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले हमारे पास आए थे दुनिया में, और ये 1.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले आए, यानी 2 अरब साल लग गए एवोल्यूशन के दौरान। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।